नमस्कार। साहित्य सोपान मंच पर आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की कक्षा 12 की हिंदी साहित्य की पुस्तिका सरयू के बारे में हमने अध्ययन किया था, उसके गद्य भाग के बारे में हमने अध्ययन किया था और गुल्ली डंडा कहानी जो कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। और आज के वीडियो में हम उस कहानी को आगे जारी करते हैं। इस कहानी के मुख्य पात्र दो हैं, कथानायक और गया। जहाँ जहाँ पर मैं, मेरा, मुझको ऐसे शब्द आ रहे हैं वहाँ पर कथानायक स्वयं कह रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। एक दिन मैं और गया दोनों ही खेल रहे थे। वह पदा रहा था अर्थात हरा रहा था, मैं पद रहा था यानी हर रहा था। मगर कुछ विचित्र बात है कि पदाने में हम दिन भर मस्त रह सकते हैं, पदना 1 मिनट के लिए भी अखरता है। अर्थात स्वयं अगर हार जाते हैं तो ये अपने हमें सही अच्छा नहीं लगता और दूसरों को हम हराते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मैंने गला छुड़ाने के लिए सब चाले चली जो ऐसे अवसर पर शास्त्र विहित न होने पर भी क्षम्य है, लेकिन गया अपना दाव लिए बगैर मेरा पिंड न छोड़ता था। मैं घर की ओर भागा, अनुनय विनय का कोई अवसर न हुआ। गया ने मुझे दौड़कर पकड़ लिया और डंडा तान कर बोला, मेरा दाव देकर जाओ। पदाया तो बड़े बहादुर बन के पदने के बैर क्यों भागे जाते हो? अर्थात मेरी बाजी जब है, मेरा दाव है, तब मुझे क्यों नहीं पूरा दे रहे हो? तुम दिन भर पदाओ तो मैं दिन भर पता रहूं? हाँ, तुम्हें दिन भर पतना पड़ेगा। न खाने जाऊं न पीने जाऊं। हाँ, मेरा दाव दिए बिना कहीं नहीं जा सकते। हाँ, मेरे गुलाम हो, मैं घर जाता हूँ। देखो मेरा क्या कर लेते हो। घर कैसे जाओगे? कोई दिल लगी है? दाव दिया है, दाव लेंगे। अच्छा, कल मैंने अमरूद खिलाया था, वह लौटा दो। वह तो पेट में चला गया। निकालो पेट से। तुमने क्यों खाया मेरा अमरूद? तुमने दिया था तब मैंने खाया, मैं तुमसे मांगने ना गया था। जब तक मेरा अमरूद न दोगे मैं दाव न दूंगा। मैं समझता था न्याय मेरी ओर है, आखिर मैंने किसी स्वार्थ से ही उसे अमरूद खिलाया होगा। कौन निस्वार्थ बिना स्वार्थ के किसी के साथ सलूक करता है? भिक्षा तक तो स्वार्थ के लिए ही देते हैं। जब गया ने अमरूद खाया तो फिर उसे मुझसे दाव लेने का क्या अधिकार है? रिश्वत देकर तो लोग खून पचा जाते हैं। यहाँ पर व्यंग्य किया गया है लोगों पर। यह मेरा अमरूद यूं ही हजम कर जाएगा। अमरूद पैसे के 5 वाले थे जो गया के बाप को भी नसीब न होंगे। यह सरासर अन्याय था। गया ने मुझे अपनी ओर खींचते हुए कहा, मेरा दाव देकर जाओ, अमरूद समरूद मैं नहीं जानता। मुझे न्याय का बल था, वह अन्याय पर डटा हुआ था। मैं हाथ छुड़ाकर भागना चाहता था, वह मुझे जाने न देता। मैंने उसे गाली दी, उसने उससे कड़ी गाली दी और गाली ही नहीं एक चांटा जमा दिया। मैंने उसे दांत से काट दिया, उसने मेरी पीठ पर डंडा जमा दिया। मैं रोने लगा। गया मेरे इस शस्त्र का मुकाबला न कर सका। अर्थात मैं जैसे ही रोने लगा तो वह तो भागा। मैंने तुरंत आंसू पोंछ डाले, डंडे की चोट को भूल गया और हंसता हुआ घर जा पहुंचा। मैं थानेदार का लड़का एक अदने से लड़के के हाथों पिट गया। यह मुझे उस समय भी अपमानजनक मालूम हुआ, लेकिन घर में किसी से शिकायत न की। उन्हीं दिनों पिताजी का वहाँ से तबादला हो गया, बदली हो गई। वहाँ से नई दुनिया देखने की खुशी में ऐसा फूला कि अपने हमजोलियों से बिछुड़ जाने का बिल्कुल भी दुख न हुआ। पिताजी दुखी थे। यह बड़ी आमदनी की जगह थी। अम्मा जी भी दुखी थी। यहाँ सब चीज़ें सस्ती थी और मोहल्ले की स्त्रियों से घेराव सा हो गया था, लेकिन मारे खुशी के फूला न समाता था। लड़कों से जीट उड़ा रहा था। जीट यानी गप्पे लड़ा रहे थे वो। वहाँ ऐसे घर थोड़े ही होते हैं, ऐसे ऊंचे ऊंचे घर हैं कि आसमान से बातें करते हैं। वहाँ के अंग्रेजी स्कूल में कोई मास्टर लड़कों को पीटे तो उसे जेल हो जाए। मेरे मित्रों की फैली हुई आंखें और चकित मुद्रा बतला रही थी कि मैं उनकी निगाह में कितना ऊंचा उठ गया हूँ। बच्चों में मिथ्या अर्थात झूठ को सत्य बना लेने की शक्ति होती है, जिसे हम जो सत्य का मिथ्या बना लेते हैं क्या समझेंगे। उन विचारों को मुझसे कितनी स्पर्धा अर्थात होड़ हो रही थी। मानो कह रहे थे, तुम भगवान हो जाओ भाई, हमें तो इसी उजड़ ग्राम में जीना भी है और मरना भी है। 20 साल गुजर गए।
मैंने इंजीनियरिंग पास की और उसी ज़िले का दौरा करता हुआ उसी कस्बे में पहुंचा। अर्थात डाक कथानायक जो है जिस गांव में बचपन बिताया था उसने, अब उस गांव से उनके पिता की बदली हो जाने के पश्चात अब 20 साल बाद में पुनः इसी गांव में एक इंजीनियर बनकर आया है। उस स्थान को देखते ही इतनी मधुर बाल स्मृतियाँ हृदय में जाग उठी कि मैंने छड़ी उठाई और कस्बे की सैर करने निकला। आँख किसी प्यासे पथिक की भांति बचपन के उन क्रीड़ा स्थलों को देखने के लिए व्याकुल हो रही थी, पर उस परिचित नाम के सिवा वहाँ और कुछ परिचित नहीं था। पूरा ही अलग हो गया। जहाँ खंडहर था वहाँ पक्के मकान खड़े थे, जहाँ बरगद का पुराना पेड़ था वहाँ अब सुंदर बगीचा था। स्थान की काया पलट हो गई थी। अगर उसके नाम और स्थिति का ज्ञान न होता तो मैं इसे पहचान भी न सकता था। बचपन की संचित और अमर स्मृतियाँ बाँह खुले अपने उन पुराने मित्रों से गले मिलने के वो अधीर हो रही थी। अर्थात अधीर यानी धैर्य से रहित हो रही थी। धैर्य रहा ही नहीं, मगर वह दुनिया बदल गई थी। ऐसा जी होता था कि उस धरती से लिपट कर रोऊं। अपनापन के कारण ऐसा मन में आ रहा था लेखक के मन में। कहूँ तुम मुझे भूल गई, मैं तो अब भी तुम्हारा वही रूप देखना चाहता हूँ। सहसा एक खुली हुई जगह में मैंने 2-3 लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते देखा। एक क्षण के लिए मैं अपने को बिल्कुल भूल गया कि मैं एक ऊंचा अफसर हूँ, साहबी ठाठ में, रौब में और अधिकार के आवरण में। आवरण यानी दिखावटी रूप। जाकर एक लड़के से पूछा, क्यों बेटे, यहाँ कोई गया नाम का आदमी है? एक लड़के ने गुल्ली डंडा समेट कर सहमे विस्वर में कहा, कौन गया? गया चर्मकार यानी चमार व्यक्ति जो होते हैं। मैंने यूँ ही कहा, हाँ हाँ वही। गया नाम का कोई आदमी तो है, शायद वही हो। हाँ है तो जरा उसे बुला सकते हो? लड़का दौड़ता हुआ गया और क्षण भर में एक 5 हाथ के काले देव के साथ लिए आता हुआ दिखाई दिया। मैं दूर से इस पहचान गया, उसकी ओर लपकना चाहता था, उसके गले लिपट जाऊं, पर कुछ सोचकर रह गया। बोला, कहो गया, मुझे पहचानते हो? गया ने झुककर सलाम किया। हाँ मालिक, भला पहचानूंगा क्यों नहीं, आप मज़े में रहें। बहुत मज़े में। तुम अपनी कहो। डिप्टी साहब का साइस हूँ। साइस जो घोड़ों की देखभाल करते हैं, तो वह साइस हूँ। मतई, मोहन, दुर्गा सब कहाँ हैं? कुछ खबर है? मतई तो मर गया, दुर्गा और मोहन दोनों डाकिये हो गए। आप? मैं तो ज़िले का इंजीनियर हूँ। सरकार तो पहले ही बड़े जहीन थे, अर्थात आप तो पहले ही बहुत होशियार थे। अब कभी गुल्ली डंडा खेलते हो? गया ने मेरी और प्रश्न की आंखों से देखा। अब गुल्ली डंडा क्या खेलूँगा सरकार, अब तो धंधे से छुट्टी ही नहीं मिलती। आओ आज हम तुम खेलें। तुम पदाना, हम पदेंगे। तुम्हारा एक दाव हमारे ऊपर है, वह आज ले लो। गया बड़ी मुश्किल से राजी हुआ। वह ठहरा टके का मजदूर, मैं एक बड़ा अफसर, हमारा और उसका क्या जोड़? बेचारा झेंप रहा था, वह शर्मा रहा था मतलब। लेकिन मुझे भी कुछ कम झेंपना थी। इसलिए नहीं कि मैं गया के साथ खेलने जा रहा था, बल्कि इसलिए कि लोग इस खेल को अजूबा समझकर इसका तमाशा बना लेंगे और अच्छी खासी भीड़ लग जाएगी। उस भीड़ में आनंद कहाँ रहेगा? पर खेले बगैर तो रहा नहीं जाता। आखिर निश्चय हुआ कि दोनों जने बस्ती से बहुत दूर एकांत में जाकर खेले। वहाँ कौन देखने वाला बैठा होगा? मज़े से खेलेंगे और बचपन की उस मिठाई को खूब रस ले लेकर खाएंगे। मैं गया को लेकर डाक बंगले पर आया और मोटर में बैठकर दोनों मैदान की ओर चले। साथ में एक कुल्हाड़ी ले ली। मैं गंभीर भाव धारण किए हुए था, लेकिन गया इसे अभी तक मजाक ही समझ रहा था। फिर भी उसके मुख पर उत्सुकता से या आनंद का कोई चिन्ह न था। शायद वह हम दोनों में जो अंतर हो गया था वही सोचने में मगन था। अंतर यहाँ पर पद की बात हो रही है। मैंने पूछा, तुम्हें कभी हमारी याद आती थी गया? सच कहना। गया झेपता हुआ बोला, मैं आपको याद करता हुजूर, किस लायक हूँ? भाग में आपके साथ कुछ दिन खेलना बदा था। नहीं मेरी क्या गिनती, नहीं तो फिर मेरी क्या गिनती। मैंने कुछ उदास होकर कहा, लेकिन मुझे तो बराबर तुम्हारी याद आती थी। तुम्हारा वह डंडा जो तुमने तान कर जताया था, याद है ना? गया ने पछताते हुए कहा, वह लड़कपन था सरकार, लड़कपन यानी बचपन था सरकार, उसकी याद न दिलाओ। वह खुद
दुख महसूस कर रहा है उस बात के लिए। वाह, वह मेरे बाल जीवन की सबसे रसीली याद है। तुम्हारे उस डंडे में जो रस था वह तो अब आदर सम्मान में पाता हूँ, न धन में। कुछ ऐसी मिठास थी उसमें कि आज तक उससे मन मीठा होता रहता है। इतनी देर में हम बस्ती से कोई 3 मील निकल आए, दूर आ गए। चारों तरफ सन्नाटा था। पश्चिम और कोसों तक भीमताल फैला था, जहाँ आकर हम किसी समय कमल पुष्प तोड़ ले जाते थे और उसके झुमके बनाकर कानों में डाल देते थे। जेठ की संध्या, जेठ यहाँ पर ज्येष्ठ महीने की बात हो रही है। ज्येष्ठ की संध्या केसर में डूबी चली आ रही है। मैं लपक कर एक पेड़ पर चढ़ गया और एक टहनी काट लाया। चटपट गुल्ली डंडा बन गया। खेल शुरू हो गया। मैंने गुच्ची में गुल्ली रखकर उछाली। गुच्ची जिस खड्डे में वहाँ पर गुल्ली रखकर खेली जाती है। गुल्ली गया के सामने से निकल गई। उसने हाथ लपकाया जैसे मछली पकड़ रहा हो। गुल्ली उसके पीछे जाकर गिरी। यह वही गया है जिसके हाथों में गुल्ली जैसे आप ही जाकर बैठ जाती थी। वह दाहिने बाएं कहीं भी हो, गुल्ली उसके हथेलियों में ही पहुंचती थी, जैसे गुल्लियों पर वशीकरण डाल देता हो, कोई मंत्र डाला हो जैसे। नई गुल्ली, पुरानी गुल्ली या फिर छोटी गुल्ली या बड़ी गुल्ली, नोकदार गुल्ली, सपाट गुल्ली, सभी उससे मिल जाती थी, जैसे उसके हाथों में कोई चुंबक हो, गुल्लियों को खींच लेता हो। लेकिन आज गुल्ली को उससे वह प्रेम नहीं रहा। फिर तो मैंने पदाना शुरू किया, अर्थात हराता रहा। मैं तरह तरह की धांधलियाँ कर रहा था। वह बहुत ज़्यादा वहाँ पर घोटाले करता जा रहा था। वो इस तरह से गेम में, खेल में अभ्यास की कसर बेईमानी से पूरी कर रहा था। हुच जाने पर भी डंडा खेले जाता था। हालांकि शास्त्र के अनुसार तो गया की बारी आनी चाहिए थी। गुल्ली पर ओछी चोट पड़ती और वह जरा दूर पर गिर पड़ती तो मैं झपट कर उसे खुद उठा लेता और दोबारा टान लगाता। गया वह सारी बेकायदगियाँ देख रहा था पर कुछ न बोलता था, जैसे उसे वह सब कायदे कानून भूल गए। अर्थात नियम के उसने सब नियम शायद वो खेल के नियम शायद वो भूल गया था। उसका निशाना कितना अचूक था। गुल्ली उसके हाथ से निकलकर टन से डंडे में आकर लगती थी। उसके हाथ से छूटकर उसका काम था डंडे से टकरा जाना, लेकिन आज वह गुल्ली डंडे में लगती ही नहीं। कभी दाहिनी जाती है, कभी बाएं, कभी आगे, कभी पीछे। आध घंटे पदाने के बाद एक बार गुल्ली डंडे में आ लगी। मैंने धांधली की, गुल्ली डंडे में नहीं लगी। बिल्कुल पास से गई, लेकिन लगी नहीं। गया ने किसी प्रकार का संतोष नहीं प्रकट किया। न लगी होगी। डंडे में लगती तो क्या मैं बेईमानी करता? नहीं भैया, तुम भला बेईमानी करोगे। वो भी उसे स्वीकार करने लग गया। बचपन में मजाल था कि मैं ऐसा घपला करके जीता बसता। यही गया गर्दन पर चढ़ बैठता, लेकिन आज मैं उसे कितनी आसानी से धोखा दिए चला जाता था। गधा है, सारी बातें भूल गया। सहसा गुल्ली फिर डंडे से लगी और इतने जोर से लगी जैसे बंदूक छूटी हो। इस प्रमाण के सामने अब किसी तरह की धांधली करने का साहस मुझे इस वक्त भी न हो सका, लेकिन क्यों न एक बार सबको झूठ बताने की चेष्टा करूं। मेरा हर्ज ही क्या है, मान गया तो वाह वाह, नहीं तो 2-4 हाथ पदना ही तो पड़ेगा। अंधेरा का बहाना करके जल्दी से गेला छुड़ा लूँगा, पीछा छुड़ा लूँगा। फिर कौन दाव देने जाता है। गया ने विजय के उल्लास में कहा। लग गई, टन से बोली। मैंने अनजान बनने की चेष्टा करके कहा, तुमने लगते देखा? मैंने तो नहीं देखा। टन से बोली है सरकार, और जो किसी ईंट से लग गई हो, यानी हो सकता है ईंट की आवाज़ आई हो। मेरे मुख से यह वाक्य उस समय कैसे निकला, इसका मुझे खुद आश्चर्य है। इस सत्य को झुटलाना वैसा ही था जैसे दिन को रात बताना, अर्थात बिल्कुल सफ़ेद झूठ था। हम दोनों ने गुल्ली को डंडे में जोर से लगते देखा था, लेकिन गया ने मेरा कथन स्वीकार कर लिया। हाँ, किसी ईंट में लगी होगी। डंडे में लगती तो इतनी आवाज़ ना आती। मैंने फिर पदाना शुरू किया, लेकिन इतनी प्रत्यक्ष धांधली कर लेने के बाद गया की सरलता पर मुझे दया आने लगी। इसलिए जब तीसरी बार गुल्ली डंडे में लगी तो मैंने बड़ी उदारता से दाव देना तय कर लिया। गया ने कहा,
अब तो अंधेरा हो गया है भैया, कल पर रखो। मैंने सोचा कल बहुत सा समय होगा, यह न जाने कितनी देर पड़ा है, इसलिए इसी वक्त मामला साफ कर देना अच्छा होगा। नहीं नहीं, अभी बहुत उजाला है, तुम अपना दाव ले लो, गुल्ली सूझेगी नहीं, कुछ परवाह नहीं। गया ने बताना शुरू किया, पर उसे अब बिल्कुल अभ्यास न था। उसने 2 बार टाण लगाने का इरादा किया, पर दोनों ही बार हुच गया। 1 मिनट से कम में वह दाव पूरा कर चुका था। बेचारा घंटा भर पदा, पर 1 मिनट में भी मैं ही अपना दाव खो बैठा, अर्थात वह हार गया। मैंने अपने हृदय की विशालता का परिचय दिया। एक दाव और खेल लो, तुम तो पहले ही हाथ में हुच गए। नहीं भैया, अब अंधेरा हो गया, तुम्हारा अभ्यास छूट गया, कभी खेलते नहीं, खेलने का समय कहाँ मिलता है भैया। हम दोनों मोटर पर जा बैठे और चिराग जलते जलते पड़ाव पर पहुंच गए। गया चलते चलते बोला, कल यहाँ गुल्ली डंडा होगा, सभी पुराने खिलाड़ी खेलेंगे, तुम भी आओगे? जब तुम्हें फुर्सत हो तभी खिलाड़ियों को बुलाऊं। मैंने शाम का समय दिया और दूसरे दिन मैच देखने गया। कोई 10-10 आदमियों की मंडली थी। कई मेरे लड़कपन के साथी थे, अधिकांश युवक थे जिन्हें मैं पहचान न सका। खेल शुरू हुआ। मैं मोटर पर बैठा बैठा तमाशा देखने लगा। आज गया का खेल, उसका वह नैपुण्य देखकर मैं चकित रह गया। टाण लगाता तो गुल्ली आसमान से बात करती। कल किसी वह झिझक, वह हिचकिचाहट, वह बेदिली आज न थी। लड़कपन में जो बात थी, आज उसने प्रौढ़ता प्राप्त कर ली थी। प्रौढ़ता यानी वह अब मतलब युवावस्था में आ चुका था, इसलिए वो वैसा वातावरण वह कार्य वह कर रहा था, भाव दिखा रहा था। कहीं कल इसने मुझे इस तरह पदाया होता तो मैं जरूर रोने लगता। उसके डंडे की चोट खाकर गुल्ली 200 गज की खबर लाती थी। पदने वालों में एक युवक ने कुछ धांधली की। उसने अपने विचार में गुल्ली लपक ली थी। गया का कहना था गुल्ली जमीन में लगकर उछली थी। इस पर दोनों में ताल ठोकने की बात आई है। युवक दब गया। गया का तमतमाया हुआ चेहरा देखकर डर गया। अगर वह दब न जाता तो जरूर मारपीट हो जाती। मैं खेल में न था, पर दूसरों के इस खेल में मुझे वही लड़कपन का आनंद आ रहा था जब हम सब कुछ भूलकर खेल में मस्त हो जाते थे। अब मुझे मालूम हुआ कि कल गया ने मेरे साथ खेला नहीं, केवल खेलने का बहाना किया। उसने मुझे दया का पात्र समझा। मैंने धांधली की, बेईमानी की, पर उसे जरा क्रोध न आया, इसलिए कि वह खेल न रहा था, मुझे खेला रहा था। मेरा मन रख रहा था। वह मुझे पदाकर मेरा कचूमर नहीं निकालना चाहता था। मैं अब अफसर हूँ, यह अफसरी मेरे और उसके बीच में दीवार बन गई है। मैं अब उसका लिहाज पा सकता हूँ, अदब पा सकता हूँ, साहचर्य नहीं पा सकता। लड़कपन था, अर्थात बचपन था, तब मैं उसका समकक्ष था। हम में कोई भेद न था। यह पद पाकर अब मैं केवल उसकी दया का योग्य हूँ। वह मुझे अपना जोड़ नहीं समझता, अर्थात साथी नहीं समझता। वह बड़ा हो गया है, मैं छोटा हो गया हूँ। इस प्रकार इस कहानी का अंत यही होता है। इस कहानी का उद्देश्य यही है कि जिस प्रकार से बचपन के साथी होते हैं 2 मित्र, लेकिन एक अफसर बन जाता है और आपस में व्यवहार जो होता है वो सामान्य व्यक्ति का व्यवहार उस अफसर के प्रति बदल जाता है। तो यहाँ पर दोनों की मित्रता के बीच में वहाँ पर पद की प्रतिष्ठा जो होती है वो आ जाती है, इसलिए सामान्य व्यवहार नहीं हो पाता है। इस प्रकार आज की कहानी यहाँ पे ही समाप्त होती है। अगले वीडियो में हम अगले पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।